हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों, कोई भी अगर केस होता है और हम उसकी स्टडी करते हैं तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि उस केस में क्या गलतियां रही या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स रहे, तो वो चीजें फिर हम अपने केस में यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 498A का केस जब भी होता है तो उसमें लड़के और उसके घर वाले पर कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं। उन्हीं एलिगेशन के बेस पे सारी धाराएं आपके ऊपर लगती हैं और आप मुकदमा लड़ते हैं। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, एलिगेशन कुछ इस टाइप के होते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ होता और एलिगेशन लगा दिए होते हैं। अब यहां पे होता है कि जब देखिए बिना किसी इंसिडेंट के एलिगेशन होंगे तो उसमें जो भी डेट लिखी जाएगी या जो भी टाइम लिखा जाएगा वो होगा जो कि फेक होगा, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो किसी ना किसी तारीख पे तो आप दिखाएंगे ना। और अब इसमें सामने वाले को डर ये रहता है कि अगर उन्होंने कोई तारीख और टाइम दिखा दिया और उस तारीख और टाइम पर सामने वाली पार्टी कहीं और होती है और उसका एविडेंस वो प्रोड्यूस कर देते हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंप्लेंट के अंदर डेट को मेंशन ही नहीं करते, टाइम को मेंशन ही नहीं करते, या फिर जो एलिगेशन होते हैं वो लगा तो देते हैं लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताते कि किसने क्या किया है। बस ये लिख देते हैं कि मेरे साथ पति के सारे रिश्तेदारों के द्वारा क्रियोलिटी की गई, और इसी आधार पर 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्योंकि एफआईआर के टाइम पे ऐसी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है और जनरली लेडीज के फेवर को ध्यान में रखते हुए 498A की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब यही मामला कोर्ट में जाता है तब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तब ऐसा नहीं है कि कोर्ट आंख बंद करके काम करेगी, कोर्ट बहुत छोटी छोटी चीजों को भी देखती है, बशर्ते आपके जो वकील साहब होंगे उनको उन सारी चीजों को कोर्ट को दिखाना पड़ता है, उन सारी चीजों पर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है, तो कोर्ट फिर सारी ही चीजों को देखती है। तो ऐसा ही ये जजमेंट है, इससे आपको जानने को मिलेगा यदि आपकी एफआईआर भी इस मामले में की गई एफआईआर के इक्वल है तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर फैक्ट्स आपके इस मामले के फैक्ट से मिलते जुलते हैं तो इस जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने वकील साहब को कह करके अपने मामले में यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की लीगल वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को पहले समझ लेते हैं। अब दोस्तों, कंप्लेंट के अनुसार 1999 में दोनों पक्षों का विवाह हुआ और जो पति और उसके घर वाले थे वो उसको डाउरी के लिए परेशान करते थे और एक्स्ट्रा डाउरी के रूप में 80,000 की डिमांड और कर रहे थे और उन्होंने उसको घर से भी बाहर निकाल दिया था। तो इन सब कार्यों के लिए उन पर सेक्शन 498A, 323, 504, 506 एंड 3/4 ऑफ डीपी एक्ट भी लगा दिया गया। तो यानी इन सारी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया। अब दोस्तों, जो पति के पक्ष में वकील साहब थे उन्होंने बताया कि कभी भी डाउरी जैसी कोई बात नहीं थी, कभी भी किसी भी तरह की डाउरी की डिमांड नहीं की गई थी, बल्कि जो पत्नी थी वो उसको बार बार ये कहती थी कि अपने माता पिता से अलग रहो। और फिर जब वो अपने मायके चली गई उसके बाद बहुत प्रयास किए गए उसको वापस लाने के, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो फिर हार करके दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सेक्शन 13B की एक पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन वहां पर दोनों ही पक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण से कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। एप्लीकेंट नंबर 1 उसके रिस्टोरेशन के लिए गया है, जो कि अभी पेंडिंग है। दूसरा, इस मामले में जिस स्त्री धन की डिमांड की जा रही है वो स्त्री धन ऑलरेडी उसको दिया जा चुका है। जितने भी परिवार वालों पर एलिगेशन लगाए हैं वो सारे परिवार वाले अलग अलग रहते हैं, एक साथ रहते ही नहीं है। और दूसरी बात, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। जैसे परिवार के 7 लोग हैं तो उसने ये नहीं बताया कि किस आदमी ने उसके साथ क्या क्रियोलिटी की है, यानी जस्ट ये लिखा है कि क्रियोलिटी की गई है सभी के द्वारा, लेकिन स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा मैटर था। अब इस मैटर पर कोर्ट ने किस तरह से संज्ञान लिया और क्या ऑर्डर किया, क्योंकि इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए जो हस्बैंड था उसने 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन कि आप एक पिटीशन फाइल करी हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, सब चीजें देखते हुए माना कि भाई जो भी इसमें एलिगेशन लगाए गए हैं वो वेग एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन किसी पर भी नहीं है और कहीं से भी क्रियोलिटी साबित नहीं होती है। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने निर्णय थे उनको भी हाईकोर्ट ने ध्यान में रखा और उसके बाद इन सब चीजों की लाइट में सारे फैक्ट्स देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस डिसीजन देखने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय किया कि इसमें क्वेश्चन कर दी जानी चाहिए और इसमें डाउरी और हैरेसमेंट कहीं से भी साबित नहीं होता है। तो इसलिए जो भी अक्यूज पर्सन थे उनको दोषमुक्त कर दिया गया, मामला खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये होता है यदि आपके मामले में भी एफआईआर ऐसी है जिसमें वेग एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कहीं से कुछ भी साबित नहीं होता है और सारी डेट टाइम जो लिखी भी गई है वो गलत लिखी गई है, तो दोस्तों ऐसे में आप लोग भी क्वेश्चन में जाकर के चांस जरूर ले सकते हैं कि हो सकता है आपकी एफआईआर भी इसी प्रकार से क्वैश हो जाए। और इस प्रकार के जो भी जजमेंट्स आते हैं उनको आप अपने रेफरेंस में यूज कर सकते हैं।
और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।